नमस्कार। देशज औषधि की श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें हम उत्तम स्वास्थ्य के लिए जल की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली श्रृंखलाओं में हमने जाना कि गर्म जलपान का हमारे स्वास्थ्य पर असर, विभिन्न रोगों में जल पीने का विधान, षडंग पानी का महत्व, भोजन एवं जलपान के बीच संबंध, हमारे स्थान परिवर्तन के साथ जलपान के नियम, साथ ही ठंडे एवं गर्म जलपान करते वक्त बरती जाने वाली सावधानियाँ। आज हम चर्चा करेंगे पीने के लिए अयोग्य जल एवं प्राकृतिक जल के विषय पर। सबसे पहले बात करते हैं पीने के अयोग्य जल की। हम सब जानते ही हैं कि किसी भी प्रकार का कीचड़, तिनका, पत्ता यदि जल में पड़ जाए तब वह जल पीने योग्य नहीं रहता। साथ ही जिस बर्तन में हम पानी स्टोर करते हैं वह यदि सूर्य, चंद्रमा और वायु की पहुंच से दूर है तब भी ऐसे जल को हमें नहीं पीना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी प्राकृतिक जल की विशेषता के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पीने के जल की आवश्यकता के लिए हम केवल बोतल बंद मिनरल वाटर पर ही निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि यदि हम शहर से दूर प्रकृति के करीब रहते हैं तो हमें नैसर्गिक रूप से मिलने वाले जल पर निर्भर रहना ही पड़ता है। इसलिए इस प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल का कब और कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, यह जानना अति आवश्यक है। पहली बरसात का जल जिसमें फेन आ रहा हो, जो उष्ण ना हो किंतु किसी तालाब में ही सूरज से गर्म हुआ हो, नहीं पीना चाहिए। ठंडे प्रदेश में या झरने या स्रोत का इतना ठंडा पानी कि दांत जड़ हो जाएं, पीने के लिए अयोग्य है। नेचर लवर्स जो कैंपिंग करते हैं और नदी किनारे कैंप लगाते हैं, उनके लिए प्रकृति के किस स्रोत का जल पीने योग्य है और किसका नहीं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। जो नदियाँ पश्चिम समुद्र में गिरती हैं, जिनका बहाव तेज है, जिनका पानी देखने में साफ है, ऐसी नदियों का पानी प्रयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत गुण वाली नदियों के पास रहना या कैंप लगाना उचित नहीं, क्योंकि उनका जल पीने योग्य नहीं होता। हिमालय और मलयाचल से उत्पन्न होने वाली नदियाँ, जिनमें जल पत्थरों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ऐसे पानी वाली नदियों का जल पीने के लिए उत्तम है, जबकि स्थिर नदियों का जल पीने से हार्ट डिजीजेस, थ्रोट इरिटेशन और सिर के रोग पैदा होते हैं। इसलिए हिमालय दर्शन, कैंपिंग, जड़ी बूटी अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों और मेडिटेटर्स जब हिमालय जाएं, तब सही नदी के किनारे का चुनाव कर ही डेरा डालें। वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनि भी ऐसा ही करते थे। गंगा का जल ओजवर्धक, तृप्तिकर, हृदय के लिए उपयोगी, आनंद देने वाला, बुद्धि को विकसित करने वाला, साफ, शीतल, हल्का और अमृत के समान होता है। उद्गम स्थान से निकलते ही गंगा का जल पत्थरों से टकराकर ऊर्जावान ऑक्सीजन से भरा होता है, पर यही जल जब वाष्पन के बाद बादल बनकर जिस स्थान पर भी बरसता है और जैसी वायु के कांटेक्ट में आता है, वैसा ही गुण ग्रहण करता है। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज गंगा किनारे बरसात होने पर शाली धान्य पकाकर और उसका वर्ण देखकर जल की निर्मलता का पता करते थे। यदि धान्य जल में पककर सफ़ेद रहता था तब वह जल निर्मल माना जाता था। समुद्र के किनारे केवल आश्विन मास मतलब सितंबर से अक्टूबर के मध्य का वर्षा जल ही पीने योग्य होता है, अन्य समय का नहीं। उज्जैन, कोंकण, जामनगर, विंध्याचल, शहर आदि के पास की नदियों का जल भी रोग पैदा करता है। अतः इन नदियों के पास नेचुरोपैथी सेंटर्स, कैंप्स इत्यादि नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इनका नेचुरल जल भी रोग कारक है। कुओं का जल वहाँ के वातावरण के अनुरूप ही होगा, इसलिए हर जगह के कूप और कुओं का पानी भी बिना विचार किए नहीं पीना चाहिए। आइए अब प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नारियल फल से प्राप्त पानी के विषय पर कुछ चर्चा करें, जो आजकल दक्षिण भारत में तो प्रचुरता में प्राप्त होता ही है, परंतु अन्य स्थानों पर भी ठेलों पर उपलब्ध है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल शरीर के इलेक्ट्रोलाइट को तो बैलेंस करता ही है, साथ ही शरीर की रुक्षता को यानी ड्राइनेस को भी कम करता है। यह पीने में स्वादिष्ट, शक्ति प्रदान करने वाला होता है। नारियल जल शीतल, पचने में हल्का, प्यास को शांत करने वाला, जलन कम करने वाला, पित्त और वायु को शांत करने वाला,
भूख बढ़ाने वाला होता है। यह मूत्रव्य संस्थान का शोधक भी होता है। उम्मीद है जल पर यह जानकारी आपके काम अवश्य आएगी। हम फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।